नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानून के मसले पर शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपनी बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार किसानों से बात करने में लगी है। नरेंद्र सिंह तोमर इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस है जो खून से खेती कर सकती है। एक पेपर कुछ दिन पहले जारी किया था राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, खून की खेती। मेरा कहना कुल मिला के ये है कि जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहाँ दिखाया और वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो उस पर से मैंने कहा कि भाई खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही है। राज्यसभा चल रही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हुई है। लोकसभा में अभी गतिरोध बना हुआ है और मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष इस सारी परिस्थिति को समझेगा और लोकसभा में भी चर्चा होगी, ऐसी मुझे आशा है। जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, मैं आज राज्यसभा में था तो मैंने ये देखा कि कुल मिला के जब यूनियन के साथ बात हो रही है तो भी, और जब लीडर्स सुधार बिलों को काला कानून कह रहे हैं और अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं तब भी, कुल मिला के उसमें कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उसमें काला क्या है। भाई कानून का विरोध कर रहे हैं तो कानून के प्रावधान पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं हो पा रहा है। और इसलिए मैंने सभी दल के नेताओं को भी और किसानों को भी आग्रह किया है कि सरकार खुले मन से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है और किसान के साथ सम्मानपूर्वक हम लोग बातचीत करते रहे भी हैं। हमने उनको प्रस्ताव भी दिया है। प्रस्ताव जब वहीं नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा उपसभापति नरहरि झरवाल को सौंप दिया था। आपको बता दें, पटोले पहले भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, लेकिन 2017 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह 11 जनवरी 2018 को कांग्रेस में शामिल हो गए। बागी नेता के तौर पर अपनी छवि बनाने वाले पटोले कई पार्टियों में अपनी राजनीति को चमका चुके हैं। उन्होंने शिवसेना के नेता के तौर पर भी काम किया है। 2014 का लोकसभा चुनाव नाना पटोले ने बीजेपी के टिकट पर लड़ा और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को हराया, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ लगातार बयान देने के कारण बीजेपी ने इन्हें अलग थलग कर दिया, जिसके बाद इन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जम्मू कश्मीर के दोनों राजधानी शहरों जम्मू और श्रीनगर में लोगों को जल्द बिजली के खंभों पर लटकी तारों से निजात मिलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रस्तावित स्ट्रीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सभी तारों को भूमिगत बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ उन्होंने जम्मू में तवी नदी के तट को साबरमती तट की तर्ज पर विकसित करने की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की परियोजना पर जारी काम की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में नागरिक सचिवालय में बैठक हुई। इन दोनों शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने और प्रशासकीय दक्षता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिशन एज सच ये मोदी गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और उसके अंतर्गत हमारी श्रीनगर स्मार्ट सिटी भी आ जाती है और यहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट काम हो रहे हैं अंडर श्रीनगर स्मार्ट सिटी मिशन। उसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जो एक आईटी इंटरवेंशन है। एक आईटी इंटरवेंशन को लेकर हमने किया है कि हमने एक स्क्रीन्स लिए हैं। हमने यहाँ पे ये एक एलईडी स्क्रीन्स लगाए हैं 10 जगह पर,
at 10 junctions, very important junctions in Srinagar city. We have installed them. उसमें ये है कि these screens give you the messages, they give you the social messages. आपको public related जो information चाहिए वो मिल जाती है. For example, अभी आप देखें जी, इसमें हमने श्रीनगर जम्मू हाईवे का चल रहा है कि उसका स्टेटस एज इट इज़ इंस्टेंट लाइव अपडेट्स मिल जाते हैं पब्लिक को. इसके अलावा आप देखें एम्बुलेंस सर्विसेज जो भी हैं हमारे अवेलेबल हैं, उनके नंबर्स फ्लैश होते हैं इन पे. बाकी जो आप स्टार्टअप्स ले लें, स्टार्टअप ग्रुप्स जो हो रहे हैं, आगे जो आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन, इस पे इस टाइम स्टार्टअप ग्रुप हमारा श्रीनगर में जो है उनकी एक वीडियो चल रही है. सो एक काइंड ऑफ हम प्रमोशन भी कर रहे हैं और एक पब्लिक को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं इस चीज़ से लेकर. वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपकी श्रीनगर में टेम्परेचर कितना चल रहा है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या आपके जो वाटर क्वालिटी चल रही है इस टाइम, या आपकी जो एयर मॉनिटरिंग है उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन इस पे आ जाता है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी आदत से मजबूर हैं. वैश्विक मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपनी किरकिरी कराने के बाद भी वे बाज नहीं आ रहे. अब एक बार फिर उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है. पाकिस्तान ने, आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि भारत ने पिछले साल 7 दशकों में कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाया, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर के लोगों का साथ देगा. इमरान खान ने जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत जम्मू कश्मीर के मसले का हल चाहता है. भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए इमरान खान ने कहा कि कश्मीर की नई पीढ़ी अपनी लड़ाई लड़ रही है और पाकिस्तान उनके साथ है. उन्होंने कहा, पाकिस्तान अपनी ओर से शांति के लिए 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है. आपको बता दें, इमरान खान कई बार जम्मू कश्मीर के मसले को उठा चुके हैं. उन्होंने देश में दिए अपने भाषणों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संबोधन के दौरान कश्मीर का जिक्र किया. हालांकि उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भारत ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये चर्चा का विषय नहीं है. महाराष्ट्र और मुंबई में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना और विपक्षी पार्टी बीजेपी आमने सामने है. बीजेपी ने बिजली बिल माफ करने के वादे को पूरा नहीं करने के विरोध में बिजली बिल दफ्तर में तालाबंद प्रदर्शन का आयोजन किया, तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. और इस बीच कांदिवली पश्चिम अडानी दफ्तर के बाहर बीजेपी विधायक अतुल सुनील राणे और योगेश सागर के नेतृत्व में अडानी दफ्तर के बाहर जमकर विरोध किया गया और अडानी दफ्तर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया. उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि आज स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना डोज का पहला चरण पूरा हो रहा है. जिन स्वास्थ्य कर्मियों को अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगी, उन्हें फिर से 12 फरवरी को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी. आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम शुरू कर दिया गया. कल प्रदेश में 1,12,413 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,84,53,58 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है. ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 4,545 व्यक्तियों ने टेलीमेडिसिन का उपयोग किया. घर बैठे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से घर बैठे चिकित्सकों की राय प्राप्त की और ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसे हम सबों को उपयोग में लाना चाहिए. संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण कम हुआ है, अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं. ऐसी स्थिति में अगर आपको अस्पताल में कोई बिल्कुल आकस्मिक चिकित्सा नहीं करानी हो, अगर आपको केवल परामर्श प्राप्त करना है चिकित्सकों का प्रारंभ में, तो आप इस पोर्टल का उपयोग करिए. कोविड के वैक्सीनेशन का कार्य गुरुवार और शुक्रवार को करते हैं और आज पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और आज से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन भी प्रारंभ कर दिया गया है.
आज जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा हो रहा है, पहला डोज उनका आज कंप्लीट हो रहा है। और जो स्वास्थ्यकर्मी बचे खुचे हमारे रह गए हैं, जो जब हमने पिछले 5-6 दिनों में जो हमने उनका टीकाकरण किया और वो छूट गए किसी कारण से, तो एक बार उनको 12 तारीख को फिर से अवसर मिलेगा स्वास्थ्यकर्मियों को कि वो अपना पहला डोज लगवा लें। उसके बाद फिर स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पहले डोज की व्यवस्था उसके बाद नहीं रहेगी। आज से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे पुलिस के जवान, होम गार्ड और हमारे सिविल डिफेंस के लोग, जेल के कर्मचारी, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के कर्मचारी, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, म्युनिसिपल कर्मचारी, इन सबों को आज से इनका टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने कल होने वाले किसानों के चक्का जाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी किसानों के चक्का जाम का समर्थन करेगी, तो साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस जिला ब्लॉक स्तर पर किसानों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनकी प्रति जो है कोई भी संवेदना जो है उन्होंने आज तक प्रकट नहीं करी है। और साथ ही साथ ये बात पार्लियामेंट में ज़रूर कही गई है कि हम जो हैं किसान जो मरे हैं उनका कोई मुआवजा नहीं देंगे। तो ये जो है सच्चाई ये है कि आज के दिन ये एक जन आंदोलन है। जिस तरह से महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल और डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं, आम जनता की जेब जो है उसके ऊपर ये डाका डाला जा रहा है। तो ये जनता जो है अब ये सारी बातों को समझ चुकी है। तो इन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा करी। और दूसरी बात ये है, अहम बात ये है कि जो कल का जो बंद है उसका जो आह्वान हमारे किसान भाइयों ने करा है, उसके पूरी तरह से पूर्ण समर्थन जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से देते हैं और हर तरीके से जो है उनकी मदद के लिए हम लोग खड़े। प्रस्ताव जो है पास हुआ, एक तो कि जो जिन्होंने शहादत दी है उनके प्रति जो है हमने एक प्रस्ताव पास करा। और दूसरा जो है पूरे कार्यक्रम दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, जो है अब सारे 1 से 15 तारीख तक जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स जो हैं ब्लॉक लेवल स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के ऊपर वो सारे के सारे प्रोग्राम्स पार्टी करेगी। मैम, रैली होंगी, पदयात्रा होंगी, किस तरीके के कार्यक्रम? वो प्रोग्राम सारे दिए गए हैं, वो पूरा उनका जो है अभी खाली ये बताया गया है। फिर वो हर तरीके से जो है अपने अपने ब्लॉक लेवल के ऊपर जो है, वैसे तो सारी जगह हो ही चुका है, लेकिन जो है किसान भाइयों के समर्थन में और जो मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि जो हर एक आम जन जिससे त्रस्त है। और ये जो किसान आंदोलन की सच्चाई ये है कि ये केवल किसान आंदोलन नहीं है, ये आम जनता को इसका इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि जो आने वाले समय के अंदर इतनी महंगाई होगी तो इसके अंदर जो है सबको इफेक्ट करेगा। तो ये कहना कि केवल किसान आंदोलन है, ये भ्रमित करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के औरैया के कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क रोड पर ड्यूटी के दौरान एक नशेबाज सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सिपाही कोतवाली क्षेत्र में तैनात था और ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले में एसपी अपर्णा गौतम ने जांच के आदेश दिए। एसपी अपर्णा गौतम का कहना है कि जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। ही जो यहाँ पे पुलिस लाइन में तैनात हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ है और इस संबंध में जो जहाँ वो मौके पे जहाँ ड्यूटी कर रहे थे उनको तत्काल ड्यूटी के पॉइंट से अपने हटाया गया था और उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही जो प्रारंभिक जांच है उनके विरुद्ध वो प्रस्तावित की गई है और उस प्रारंभिक जांच का जो भी निष्कर्ष निकलेगा। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार के सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के महेशपुर बाजार में लूटपाट की नीयत से आए अपराधियों ने विरोध करने पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पिपरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मृतक का नाम गोविंद कुमार है। घायलों में मृतक के पिता, भाई और दुकान का कर्मी शामिल है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बेखौफ अपराधियों ने शाम 7 बजे करीब महेशपुर में एक व्यवसायी को गोली मार दिया और 3 को घायल कर दिया है। ये 7:30 बजे की घटना है। इसमें लूटपाट के दृष्टिकोण से अपराधी आए थे और दोनों जो व्यवसायी भाई हैं उसको पकड़ लिए हैं। सीसीटीवी में कवर हुआ है ये चीज़ें। प्रतिरोध के बाद में इसमें गोली चलाई है, उसके बाद ये लोग फरार हो गए हैं। चूँकि सीसीटीवी कवरेज अच्छा है, हम शीघ्र कार्रवाई करके इन अपराधी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के खरेला थाना क्षेत्र के गांव में 80 साल की महिला के कथित बलात्कार का मामला सामने आया। खरेला थाना के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार ने शुक्रवार को बताया कि 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर बलात्कार किए जाने की घटना 2 फरवरी की आधी रात की है। उस समय परिवार के अन्य सदस्य घर में बाहर से ताला बंद कर गांव में चल रहे एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। रात करीब 11 बजे 2 युवक घर की दीवार को फांदकर अंदर घुसे और बुजुर्ग महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनमें से फूलचंद ने पीड़िता के साथ कथित रूप से बलात्कार किया। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हैं और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। राम मंदिर निर्माण के साथ देश में राम राज्य की स्थापना की मांग को लेकर तमिलनाडु से निकली, आपको बता दें, छत्र यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां हिंदू महासभा के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचे और बजरंग बली को विशाल छत्र सौंपा। छत्र यात्रा को लेकर अयोध्या पहुंचे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिंडडी देव स्वामी ने कहा कि तमिलनाडु से हिंदू महासभा ने नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाती थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और भगवान की बड़ी कृपा रही कि पिछले वर्ष भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास हो गया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि जो परिकल्पना था हम लोग की भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, वो तो साकार हो गया, भव्य दिव्य बनने जा रहा है। राम राज्य ये छत्र यात्रा जो दक्षिण भारत से चलकर और अयोध्या आई है और हनुमान जी महाराज को ये सुपुर्द किया जाएगा, क्यों कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे। हनुमान जी राजा हैं और राजा के दरबार में हम लोग अपनी हाजिरी हिंदू महासभा के द्वारा ये हाजिरी लगाई जा रही है। हिंदू महासभा के द्वारा ये कार्यक्रम है और हिंदू महासभा ये राम राज्य परिक्रमा छत्र यात्रा जो है हनुमान जी महाराज को सुपुर्द करेगा। यह आज कार्यक्रम है। महाराज जी है ये जो छत्री यात्रा है तो इसको कितना नहीं, देखिए 2022 नहीं, पूरा देश पूरे सनातन धर्मियों का है, साधु संतों का है। जिस प्रकार हम लोग 370 और 35 से कहते थे खत्म होगा, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र होगा, जिस प्रकार राम जन्मभूमि पे भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य के लिए हम लोग संकल्पबद्ध थे, उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र के लिए भी संकल्पबद्ध है हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा की इच्छा है राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की परिकल्पना जिस प्रकार ये दोनों काम हुआ, राम राज्य का भी परिकल्पना हम लोग साकार होगा। तमिलनाडु प्रदेश में पूरा छत्री यात्रा घूमते हुए रमेश बाबू जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके द्वारा वहाँ पर निकलता था और आकर के सिर्फ रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करते आए हुए हैं। ये हमारे रमेश बाबू यहाँ पर कितना प्रयत्न करते हुए लाते थे, लेकिन चूंकि उद्देश्य पूरा हुआ हनुमान जी के माध्यम से, अब हमारा उद्देश्य जो इस वर्ष छत्र यात्रा निकली है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य की स्थापना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो हम हनुमान जी से निवेदन करते हुए हनुमानगढ़ी जो कि हमारे राजा हैं अयोध्या के, उनको प्रार्थना करते हुए ये छत्र हम वहाँ समर्पित करेंगे कि हे हनुमान जी, जिस तरह से आपने
रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर हम प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने यहाँ पर साकार किया है, उसी तरह राम राज्य की स्थापना यहाँ हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वहीं राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रताप पाल भील के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया। महिला ने उदयपुर रेंज के आईईजी सत्यवीर सिंह के सामने पेश होकर अपनी शिकायत को दर्ज कराया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए उदयपुर एसपी राजीव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक परिवादी आए थे और उसने बताया कि प्रताप गमेती नाम के व्यक्ति ने शादी का झांसा दे के मेरे साथ दुष्कर्म किया और इसके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण का अनुसंधान प्रारंभिक स्तर पर जो नियमानुसार शीघ्र किया जाना है, जैसे मेडिकल और बाकी बयान 161 इत्यादि, ये अपने यहाँ पे SIU-COW जो विशेष यूनिट गठित की गई उसके प्रभारी सीओ द्वारा कंप्लीट कर लिया गया था। क्योंकि जिसके विरुद्ध प्रकरण है वो अभी जनप्रतिनिधि है विधानसभा में, तो प्रकरण को हरियाणा के फतेहाबाद में कोर्ट की दूसरी मंजिल से कैदी ने छलांग लगा दी। दरअसल कैदी पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास कर रहा था और इस दौरान जब पुलिस ने उसे काबू में करना चाहा तो उसने आनन फानन में कोर्ट की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसे गंभीर हालत में फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल भर्ती करवाया गया। नागरिक अस्पताल में कैदी का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, कैदी को पॉक्सो एक्ट में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली में घर से 6.5 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया और इस सिलसिले में अवैध रूप से भारत में रह रहे एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने गुरुवार को बताया कि अफ्रीका का एक नागरिक यहां अवैध रूप से रहकर ड्रग्स का व्यापार कर रहा था। उन्होंने कहा कि कुल्लू से 9 सदस्यीय पुलिस दल ने मंगलवार को एक घर पर छापा मारा और 30 करोड़ रुपए की हेरोइन को जब्त किया। कुंडू ने कहा कि यह राज्य पुलिस द्वारा हेरोइन की सबसे बड़ी जब्ती है। छापेमारी बंजार के 2 निवासियों से पूछताछ के आधार पर की गई, जिन्हें 30 जनवरी को नशीले पदार्थों की आपूर्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि 38 वर्षीय अफ्रीकी बिना वीजा के दिल्ली में रह रहा था। भारत में ड्रग्स का व्यापार ज्यादातर अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे देशों के ड्रग पैडलर चलाते हैं। हालांकि अब देश में इनके गिरोह पर धरपकड़ जो है वह तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से क्लास 1 से 5 तक के स्कूल पूरी तरीके से खुल जाएंगे और इसके अलावा 10 फरवरी से क्लास 6 से ऊपर के स्कूल खुल जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा समय समय पर आने वाली गाइडलाइंस के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा में कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन द्वारा 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए रोड को जाम को सफल बनाने के लिए किसानों द्वारा गुरुद्वारों और मंदिर और गाड़ियों पर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर गांव में मैसेज पहुंचाया जा रहा है। इंटरनेट और मैसेज बंद होने के कारण किसानों द्वारा अब धार्मिक स्थलों का सहारा लिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग 6 फरवरी को किसानों द्वारा किए जा रहे रोड जाम के कार्यक्रम में भाग लें। फतेहाबाद किसान संघर्ष समिति द्वारा गांव स्तर पर अभियान चलाकर 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए रोड को जाम करने को लेकर लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। किसान नेता मंदिर और गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। गांव स्तर पर किसानों को संदेश मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता मनदीप नथवान ने बताया कि सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट बंद करने के चलते लिया गया है। मंदिरों और गुरुद्वारों का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। 6 फरवरी ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਤੀਆ 'ਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ? ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਲੌਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰਤੀਆ ਬਲਾਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 10:30 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ पहुंचने की कृपालता कारण बात। उधर दिल्ली में पकड़े गए हेरोइन में तस्कर 10 गुना अतिरिक्त सिंथेटिक ड्रग्स मिलाते थे ताकि उसे बाजार में बेचा जा सके। कुल्लू पुलिस के द्वारा बीते दिन दिल्ली से गिरफ्तार किए गए अफ्रीकी तस्कर से हुई पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पिछले कई महीनों से कुल्लू पुलिस की एसआईयू टीम द्वारा हेरोइन के बड़े सप्लायर को टारगेट करते हुए उनके नेटवर्क को स्टडी किया जा रहा था, जिसमें ज्यादातर अफ्रीकन नागरिकों द्वारा हेरोइन की सप्लाई के गढ़ दिल्ली में इनकी गतिविधियां पाई गई, जिनके द्वारा हिमाचल के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों के युवाओं को चिट्टे के जाल में फंसाया जा रहा था। कुल्लू पुलिस की टीम द्वारा पिछले 1.5 साल में लगातार ऐसे 17 अफ्रीकन ड्रग्स सप्लायर को दिल्ली से गिरफ्तार करते हुए इनके नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं को आइडेंटिफाई किया गया। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।